जब हम अपने जीवन के अंतिम क्षणों की ओर बढ़ते हैं तो हम में से बहुत से लोग एक अजीब सी उलझन में होते हैं कि हमने काफी पैसा बचा लिया, लेकिन उन पैसों से जी भर के जीवन नहीं जिया। हम मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, बचत करते हैं, निवेश करते हैं, लेकिन फिर मर जाते हैं और हमारे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए पड़े रह जाते हैं जिन्हें हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या यही असली जीत है? यही जीवन की सफलता है? बिल परकिंस की किताब डाई विद जीरो इस सोच को जड़ से हिलाने आती है। ये किताब हमें सिखाती है कि असली अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि अनुभवों में छिपी होती है। और अगर आपने अपने पैसे को जीते जी यादगार अनुभवों में नहीं बदला तो चाहे आपके पास कितनी भी दौलत हो, आपने जिंदगी सही मायनों में नहीं जी। बिल परकिंस एक वॉल स्ट्रीट ट्रेडर, निवेशक और प्रोफेशनल पोकर प्लेयर है, लेकिन इस किताब में वे एक बहुत ही अलग रोल में सामने आते हैं, एक जिंदगी को गहराई से जीने वाले इंसान के रूप में। वे कहते हैं कि जीवन की असली कला है अपने पैसे और समय दोनों का ऐसा संतुलन बनाना कि हम न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें बल्कि हर उस अनुभव को भी हासिल कर सकें जो हमें अंदर से जीवित महसूस कराता है। ज्यादातर लोग अपने जीवन के पीक यंग और हेल्दी वर्षों को ऑफिस में कुर्बान कर देते हैं ताकि वे रिटायरमेंट में शांति से जी सके, लेकिन तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। शरीर थक चुका होता है, उत्साह खत्म हो चुका होता है और जो सपने कभी जवानी में देखे थे वे अब केवल अफसोस बनकर रह जाते हैं। डाई विद जीरो का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही से खर्च करें और अंत में कंगाल होकर मरें। इसका अर्थ है कि आप इतने समझदारी से और सटीकता से अपनी जिंदगी और पैसे की प्लानिंग करें कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपके पास न केवल पैसा खत्म हो चुका हो बल्कि आप संतोष के साथ कह सकें कि हाँ, मैंने अपनी जिंदगी भरपूर जी। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जीवन कोई रिसेट बटन के साथ नहीं आता। जो साल आज हैं वो कभी लौट कर नहीं आएंगे और इसलिए हमें अभी इसी समय यह सोचना शुरू करना होगा कि हमारे लिए कौन से अनुभव सबसे कीमती है और हम उन्हें कब और कैसे हासिल कर सकते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ पैसों का पीछा करना चाहते हैं, यह उन लोगों के लिए है जो जिंदगी का हर पल, हर वर्ष, हर दशक पूरी तरह से जीना चाहते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी जिंदगी को टाइम बकेट्स में बांटना है, कैसे अनुभवों में निवेश करना है, कैसे अपने पीक मोमेंट्स को पहचानना है और कैसे संतुलन बनाते हुए एक साहसी लेकिन समझदार जीवन जीना है। और सबसे अहम बात, यह किताब आपको सिखाएगी कि आप ऐसा जीवन कैसे जिएं जिसमें आप मरते वक्त पछताएं नहीं बल्कि मुस्कुराएं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि जिंदगी केवल सरवाइव करने के लिए नहीं बल्कि सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, तो डाई विद जीरो आपके लिए एक गाइड बुक बन सकती है। अब हम इस सफर की शुरुआत करते हैं किताब के पहले अध्याय के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि अपनी जिंदगी को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, कैसे हम समय, ऊर्जा और पैसे का ऐसा संतुलन बना सकते हैं कि न हम बहुत जल्द थक जाएं और न बहुत देर कर दें। चैप्टर 1, ऑप्टिमाइज योर लाइफ। कितनी अजीब बात है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के नाम पर उसे अनजाने में और भी जटिल बना देते हैं। हम समय, पैसे और ऊर्जा को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांटकर सोचते हैं जैसे ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हों, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन को ऑप्टिमाइज करने का अर्थ है इन तीनों संसाधनों को एक साथ देखने की कला सीखना। बिल परकिंस हमें याद दिलाते हैं कि केवल पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि हम उस पैसे को कैसे, कब और क्यों खर्च कर रहे हैं और क्या वह खर्च वास्तव में हमें वह अनुभव दे रहा है जो हमें खुश और संतुष्ट करता है। बिल इस अध्याय में सबसे पहले यह प्रश्न उठाते हैं कि आखिर ऑप्टिमाइजेशन का अर्थ क्या है, और उनका जवाब सीधा है, अपने जीवन में ऐसे फैसले लेना जिससे आप सबसे अधिक संतोषजनक अनुभव पा सकें उस जीवन काल के भीतर जो आपके पास उपलब्ध है। यह कोई कोरे आदर्श की बात नहीं है बल्कि एक बेहद व्यावहारिक और रणनीतिक सोच है। जब आप ऑप्टिमाइजेशन के नजरिए से जिंदगी को देखते हैं तो आप समझने लगते हैं कि कुछ अनुभव केवल किसी खास उम्र में ही मुमकिन है, जैसे स्काई डाइविंग का रोमांच या दोस्तों के साथ बेमकसद रोड ट्रिप पर निकल जाना। ये सब चीजें उम्र के साथ सीमित हो जाती हैं, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। बिल एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 90 साल तक जीने की संभावना है। वह 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करता है और लगातार 65 साल की उम्र तक पैसे कमाने पर ध्यान देता है ताकि रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी जी सके। लेकिन जब तक वह 65 की उम्र में रिटायर होता है तब तक उसके शरीर की ताकत, जिज्ञासा और रोमांच का स्तर उतना नहीं रह जाता जितना 25 या 35 की उम्र में होता था। तो सवाल यह है कि क्या यह वाकई समझदारी है कि हम अपने सबसे ऊर्जावान और संभावनाओं से भरे सालों को बस भविष्य की तैयारी में गुजार दें। इस अध्याय में परकिंस बार बार एक बात पर जोर देते हैं कि हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन
यानी आनंद को भविष्य में टालते रहने की बजाय टाइमली ग्रेटिफिकेशन की ओर ध्यान देना चाहिए, यानी उन अनुभवों को सही समय पर लेना चाहिए जब उनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा हो सकता है। हम में से कई लोग मानते हैं कि जिंदगी एक मैराथन है और हमें धीरे धीरे चलकर धीरे धीरे परिणाम तक पहुंचना चाहिए, लेकिन बिल परकिंस इस सोच को चुनौती देते हैं। उनके अनुसार जिंदगी एक फाइनाइट विंडो है और उसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप अपनी ऊर्जावान अवस्था में कितने अनुभवों को इकट्ठा कर पाते हैं। बिल हमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक नया लेंस देते हैं, मनी, टाइम और हेल्थ का ट्रायंगल। ये तीनों एक साथ हमेशा नहीं चलते। जब आपके पास पैसा होता है तो शायद आपके पास समय नहीं होता। जब आपके पास समय होता है तो हो सकता है स्वास्थ्य आपके पक्ष में न हो, और जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तब हो सकता है पैसा या समय दोनों कम हो। इसलिए ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है इन तीनों के मेल को सही समय पर पकड़ना। उदाहरण के लिए, अगर आप 30 की उम्र में पैसे के पीछे भागते हुए अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं, तो 50 की उम्र में जब आप रिटायर होकर यात्रा करना चाहेंगे, तब शायद आप में वह ऊर्जा और हिम्मत न बची हो। इस अध्याय का एक और अहम संदेश है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना, यानी हर बार जब आप कुछ करने का विकल्प चुनते हैं तो आप अनजाने में किसी और संभावना को खो रहे होते हैं। अगर आपने आज एक वीकेंड को बस घर पर आराम करते हुए बिताया, तो हो सकता है आपने एक यादगार ट्रेकिंग ट्रिप का मौका गंवा दिया हो। परकिंस हमें बताते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन का अर्थ है हर निर्णय को इस नजरिए से देखना कि उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता था और वो आपके जीवन में कैसा बदलाव ला सकता था। यह केवल फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं, बल्कि इमोशनल और एक्सपीरियंशियल टर्म्स में भी उतना ही जरूरी है। परकिंस हमें एक सवाल पूछने की सलाह देते हैं, क्या मैं इस फैसले से मैक्सिमम लाइफ फुलफिलमेंट प्राप्त कर रहा हूँ? ये सवाल छोटा है, लेकिन इसका असर गहरा है। जब भी आप कोई निर्णय लें, चाहे वह नौकरी बदलने का हो, नई जगह घूमने का, किसी हॉबी को अपनाने का या बस अपने समय का उपयोग करने का, आपको खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या इस निर्णय से आपको अधिक संतुष्टि मिलेगी या आप केवल इनर्शिया में बह रहे हैं। यह आत्मविश्लेषण आपको न केवल ज्यादा सचेत बनाएगा, बल्कि आपके निर्णयों को अधिक अर्थपूर्ण भी बनाएगा। बिल ऑप्टिमाइजेशन को केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रखते, वे इसे एक सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी की तरह भी देखते हैं। जब आप अपने जीवन को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आप अपने परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों को भी बेहतर अनुभव देते हैं। एक खुश और संतुष्ट व्यक्ति ही दूसरों को सच्चा समर्थन और प्रेरणा दे सकता है। यदि आप खुद ही जीवन से थके और खाली हो, तो आप दूसरों को क्या देंगे? इसलिए ऑप्टिमाइजेशन केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे नेटवर्क के लिए जरूरी है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात जो बिल सामने रखते हैं, वो है फियर ऑफ स्पेंडिंग। हम में से बहुत से लोग पैसे को इतना संभाल कर रखते हैं कि वो कभी उसका असली उपयोग ही नहीं कर पाते। ये डर कि अगर पैसे खत्म हो गए तो हमें बार बार उन अवसरों से रोकता है जो वास्तव में जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। परकिंस इस डर को खत्म करने का सुझाव नहीं देते, लेकिन वे कहते हैं कि इसे मैनेज करना सीखना जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि आप आंकड़ों, उम्र, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा के आधार पर एक पर्सनल कैलकुलेशन करें, ताकि आप समझ सकें कि आपको कब, कितना और कैसे खर्च करना है। बिल परकिंस ऑप्टिमाइजेशन को केवल एक थ्योरी नहीं बनाते, वे इसके लिए अभ्यास सुझाते हैं। सबसे पहला अभ्यास है अपना लाइफ कैलेंडर बनाना, यानी अपने जीवन को छोटे छोटे वर्षों में बांटना और यह नोट करना कि कौन से वर्ष आपकी ऊर्जा, स्वास्थ्य और समय के हिसाब से सबसे उपयुक्त होंगे किस तरह के अनुभवों के लिए। दूसरा अभ्यास है एक्सपीरियंस इन्वेंटरी बनाना। इसमें आपको उन सभी अनुभवों की सूची बनानी है जिन्हें आप जिंदगी में जरूर जीना चाहते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, किसी देश की यात्रा, किसी से खुले दिल से बात करना या बस एक महीने के लिए अकेले रहना। जब आप इन दोनों सूचियों को मिलाकर देखते हैं, तो आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि किन अनुभवों को कब करना है, ताकि आप अपने जीवन को ऑप्टिमाइज कर सकें। और यही है इस अध्याय का सार। ऑप्टिमाइजेशन कोई बड़ा जटिल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सोच है, एक अभ्यास है जो आप हर रोज कर सकते हैं। जब आप किसी चीज को अभी नहीं, बाद में कहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि शायद बाद में वह चीज उतनी प्रभावशाली न रहे जितनी वह आज हो सकती थी। बिल का संदेश स्पष्ट है। अगर आप चाहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे, तब आपको अफसोस ना हो कि काश मैंने वो किया होता, तो अभी से अपनी जिंदगी को ऑप्टिमाइज करना शुरू करें। जीते जी भरपूर जिए, पैसे को साधन समझे, साध्य नहीं, और अनुभवों को ही असली पूंजी माने। चैप्टर 2, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। बचपन में हमने कई बार सुना होगा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और इसी सोच के साथ हमें सिखाया गया कि पैसों की कदर करना जरूरी है, उन्हें बचाना जरूरी है और भविष्य की सुरक्षा के लिए त्याग करना पड़ता है।
ये बातें सुनते सुनते हम में से ज्यादातर लोग इस सोच के शिकार हो गए कि जिंदगी का असली मकसद है पैसों को इकट्ठा करना, उन्हें सुरक्षित रखना और केवल बहुत जरूरी मौके पर खर्च करना। लेकिन बिल परकिंस इस सोच को पूरी तरह चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि पैसा तब तक किसी काम का नहीं जब तक वह हमें अनुभव नहीं देता, ऐसे अनुभव जो हमारी आत्मा को भर दें, जो हमें यादों से समृद्ध करें और जिनसे हमें यह महसूस हो कि हमने सचमुच जिया है। यही इस अध्याय का केंद्रीय संदेश है। पैसे को बचाने से ज्यादा जरूरी है अनुभवों में निवेश करना। बिल परकिंस कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति अनुभव होते हैं, न कि बैंक बैलेंस। अनुभव ही वो चीज है जो हमें भावनात्मक गहराई देते हैं, जो हमें खुद से जोड़ते हैं और जो हमें खुद से जोड़ते हैं। एक आलीशान बंगले में बैठकर अकेलापन महसूस करना और दूसरी ओर एक छोटे से कमरे में दोस्तों के साथ मिलकर ठहाके लगाना, ये दोनों स्थितियां एक जैसी नहीं है। और ये फर्क केवल इसलिए आता है क्योंकि एक में अनुभव है और दूसरे में केवल सुविधा। बिल एक कहानी सुनाते हैं एक बुजुर्ग आदमी की जो अब रिटायर हो चुका है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन जब वह अपने जीवन को देखता है तो पाता है कि वह केवल काम करता रहा, पैसे कमाता रहा, लेकिन कभी कोई खास अनुभव नहीं लिया। न किसी देश की यात्रा की, न कोई शौक पूरा किया, न अपने परिवार के साथ गहराई से जुड़ पाया। अब जब उसके पास वक्त और पैसा दोनों हैं, तो शरीर साथ नहीं देता और मन में भी वो जिज्ञासा नहीं बची जो कभी हुआ करती थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि केवल पैसे होना ही काफी नहीं, बल्कि उस पैसे को सही समय पर सही चीजों में लगाना जरूरी है। और अनुभवों से बेहतर निवेश कुछ भी नहीं। परकिंस इस अध्याय में अनुभवों को एक तरह की कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे पैसा सही जगह निवेश करने पर समय के साथ बढ़ता है, वैसे ही अनुभव भी समय के साथ गहराते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 20 की उम्र में किसी देश की यात्रा की है, तो न केवल उस समय वह अनुभव आपको खुशी देगा, बल्कि आने वाले दशकों तक जब जब आप उस अनुभव को याद करेंगे, वह आपको अंदर से फिर से जिंदा कर देगा। यह यादें जीवन की संपत्ति बन जाती हैं और यही असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। परकिंस अनुभवों को 3 चरणों में बांटते हैं। पहला, जब आप अनुभव को जीते हैं। दूसरा, जब आप उसे याद करते हैं। और तीसरा, जब आप उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। इन तीनों चरणों में आपको अलग अलग भावनात्मक लाभ मिलते हैं। जब आप उस अनुभव को जीते हैं तो आपको एड्रेनालिन और खुशी मिलती है। जब आप उसे याद करते हैं तो आपको संतोष और गहराई मिलती है। और जब आप उसे साझा करते हैं, चाहे बातचीत में या सोशल मीडिया पर, तो आपको जुड़ाव और आत्मसम्मान की अनुभूति होती है। ये सारी बातें मिलकर एक अनुभव को बहुस्तरीय बना देती है। बिल के मुताबिक एक कार या बड़ा घर भले ही बाहरी तौर पर प्रभावशाली लगे, लेकिन वो कभी भी उस स्तर की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं दे सकता जो एक दिल से जिया गया अनुभव देता है। बिल अनुभवों के मूल्य को और गहराई से समझाने के लिए एक और विचार साझा करते हैं, मेमोरी डिविडेंड। ये शब्द उन्होंने खुद गढ़ा है और इसका अर्थ है कि एक अनुभव का लाभ केवल उसी क्षण तक सीमित नहीं रहता जब वह घट रहा होता है, बल्कि वह समय के साथ आपकी स्मृति में ब्याज की तरह बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक बार अपने माता पिता के साथ एक खास यात्रा की। उस एक सप्ताह के अनुभव से आपको न केवल खुशी मिली, बल्कि आने वाले वर्षों तक जब जब आप उन यादों को दोहराएंगे, वो आपके दिल को फिर से छुएंगी। ये डिविडेंड्स बार बार लौटते हैं और यही उन्हें अमूल्य बनाता है। बिल इस बात पर जोर देते हैं कि अनुभवों में निवेश करते समय हमें कॉस्ट वर्सेस वैल्यू का अंतर समझना चाहिए। कई बार हम कोई अनुभव महंगा मानकर उसे टाल देते हैं, लेकिन अगर हम उस अनुभव से मिलने वाली यादों, भावनाओं और रिश्तों के गहराव को समझें, तो शायद वह खर्च बिल्कुल भी महंगा न लगेगा। जैसे कोई कहे कि यूरोप घूमने में लाखों खर्च हो जाते हैं, लेकिन परकिंस पूछते हैं, अगर वो यात्रा आपको जीवन भर की सबसे गहरी यादें दे जाए, तो क्या वह पैसा वाकई खर्च हुआ या वो एक अमूल्य निवेश था? इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विषय आता है, अनुभवों की टाइमिंग। परकिंस बार बार कहते हैं कि कुछ अनुभव सिर्फ किसी खास उम्र में ही ज्यादा मायने रखते हैं। जैसे कॉलेज के दोस्तों के साथ ट्रेकिंग पर जाना 22 की उम्र में जितना रोमांचक लगेगा, वो 42 में जाकर शायद उतना भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए वे सलाह देते हैं कि अपनी उम्र, सेहत और प्राथमिकताओं को देखकर अनुभवों की प्लानिंग करें। ये केवल क्या करना है का सवाल नहीं है, बल्कि कब करना है का भी प्रश्न है। परकिंस अनुभवों को केवल बड़े बड़े एडवेंचर या यात्राओं तक सीमित नहीं रखते। वे कहते हैं कि अनुभव कुछ भी हो सकता है। अपने बच्चे के साथ एक दिन पार्क में बिताना, माँ के साथ मिलकर पुरानी तस्वीरें देखना या किसी पुराने दोस्त को अचानक फोन करना। इन छोटे अनुभवों का भी उतना ही महत्व होता है जितना किसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप का, क्योंकि भावनात्मक मूल्य अनुभव की भव्यता से नहीं, उसकी सच्चाई से तय होता है। इस अध्याय में वह यह भी सुझाव देते हैं कि हम अपने अनुभवों को कॉन्शियसली डिजाइन करें।
मतलब ये कि सिर्फ परिस्थिति पर निर्भर न रहें कि जो भी मौका मिला वही जिया जाए, बल्कि अपने दिल से पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर उसे सच करने की योजना बनाएं। इसका मतलब है अपने बजट को भी इस सोच के साथ डिजाइन करना कि आप साल में कितनी बार किन अनुभवों में निवेश करेंगे। वो कहते हैं आप अपनी जिंदगी को अपनी वॉलेट से कंट्रोल करते हैं, तो क्यों ना उसे उन चीजों की तरफ मोड़ें जो आपको अंदर से बदल दें। इस अध्याय का भावनात्मक शिखर तब आता है जब पर्किंस बताते हैं कि अनुभव मृत्यु से पहले की सबसे बड़ी दवा होते हैं। जब कोई इंसान अपने अंतिम समय में होता है तो वह अपने बैंक स्टेटमेंट्स को याद नहीं करता। वो याद करता है अपने बच्चों की हंसी, अपने जीवन की पहली यात्रा, वह पहली बार जब उसने किसी से प्यार जताया, और वो पल जब उसने डर के बावजूद कुछ नया करने की हिम्मत दिखाई। यही है असली पूंजी और यही इस अध्याय का मूल मंत्र है। मरे बिना पहले जी लो और जीने के लिए अनुभवों में निवेश करो। इस चैप्टर में बिल पर्किंस आपको केवल प्रेरणा नहीं देते बल्कि एक दिशा भी देते हैं। वो कहते हैं कि एक एक्सेल शीट बनाइए जिसमें आप उन सभी अनुभवों की लिस्ट लिखें जिन्हें आप मरने से पहले जीना चाहते हैं। फिर उन्हें प्राथमिकता दें, उनके बजट तय करें और उन्हें वर्षों में बांट दें। यह कोई थ्योरी नहीं बल्कि एक एक्शनेबल प्लान है जिससे आप अनुभवों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। बिल कहते हैं कि पैसा एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ जमा करने में लगा दें और जीने में न लगाएं तो वह शक्ति व्यर्थ है। अनुभव ही वे क्षण होते हैं जो मृत्यु के करीब भी हमें मुस्कुराने की ताकत देते हैं। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो बैंक बैलेंस से ज्यादा अनुभवों का खाता भरिए। चैप्टर 3 व्हाई डाई विद जीरो। जब कोई कहता है कि मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल गया तो असल में वो क्या कहना चाहता है? ज्यादातर बार इसका मतलब होता है कि उसने अच्छे रिश्ते बनाए, कुछ अनुभव किए, थोड़ा बहुत कमाया और कोई खास अफसोस लेकर नहीं जा रहा। लेकिन बिल पर्किंस इस अध्याय में एक बेहद कड़े लेकिन जरूरी सवाल उठाते हैं। अगर तुम मरते वक्त अपने बैंक खाते में लाखों रुपए छोड़कर जा रहे हो तो क्या वाकई तुमने पूरी तरह से जिया? क्या वो पैसा जो तुमने कमाकर छोड़ा वो उन अनुभवों में बदल सकता था जिन्हें तुमने कभी जिया ही नहीं? इस अध्याय का नाम खुद में एक चुनौती है। Why die with zero? यानी मरने तक पैसे क्यों बचा के रखना जब वो जिए बिना ही यूं चला जाएगा। पर्किंस का तर्क बड़ा सीधा और गहरा है। मृत्यु के समय शून्य बैंक बैलेंस होना कोई विफलता नहीं, बल्कि वह एक संकेत हो सकता है कि तुमने अपने पैसे को सबसे सार्थक तरीके से जिया। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका पैसा उसके साथ नहीं जाता, वो या तो उसके बच्चों को मिलता है या दान में चला जाता है या कहीं और। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो पैसा उस इंसान की अपनी जिंदगी में उसे वो सब दे पाया जो उसे चाहिए था? इस अध्याय में पर्किंस इस सोच को तोड़ते हैं जो कहती है कि ज्यादा पैसा छोड़ना एक विरासत है। वो पूछते हैं किसके लिए विरासत? क्या आपने खुद के लिए जिया या आपने सिर्फ दूसरों के लिए कमाया? वो बताते हैं कि एक इंसान का जीवन लक्ष्य सिर्फ उत्तराधिकार छोड़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे पूरी तरह जीना चाहिए। अगर पैसे से वो काम नहीं हो रहा तो पैसे की क्या कीमत? यहाँ पर्किंस एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लाते हैं। मनीज मैक्सिमम यूटिलिटी, यानी पैसे की सबसे ऊंची उपयोगिता उस समय है जब आप उसे उस काम में लगाते हैं जो आपको सबसे ज्यादा मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आनंद दे सके। अगर आपने पैसा इकट्ठा तो किया लेकिन वह केवल जमा पड़ा रहा तो वह केवल कागजी पूंजी है। वो किसी की मुस्कान नहीं बनी, किसी पल को यादगार नहीं बना सकी और न ही आपको जीवन की गहराई महसूस करा सकी। ऐसी पूंजी केवल संख्या है, संपत्ति नहीं। पर्किंस कहते हैं कि हम सबका जीवन एक निश्चित समय सीमा में बंधा हुआ है। मान लो कोई व्यक्ति 90 साल तक जीता है तो उसके पास लगभग 850 दिन होते हैं। इनमें से भी कई दिन तो बचपन और बुढ़ापे में चले जाते हैं जहां व्यक्ति की सीमाएं होती हैं। मतलब कि असल में हमारे पास जीने लायक दिन बहुत ही सीमित है। अब सोचिए, अगर हम उन सीमित दिनों को सिर्फ पैसे कमाने में लगा दें तो हम आखिरकार क्या खो रहे हैं? हम पैसे कमा रहे होते हैं लेकिन जिंदगी हार रहे होते हैं। पर्किंस ये भी मानते हैं कि लोग पैसे बचाने की आदत में इतना डूब जाते हैं कि वो खुद को उसका उपयोग करने से भी रोक लेते हैं। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं बल्कि इमोशनल इनसिक्योरिटी बन जाती है। लोग डरते हैं कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, लेकिन उस डर से वो इतने नियंत्रित हो जाते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी वो फ्यूचर इमरजेंसी के लिए बचत करते रहते हैं जो शायद कभी आती ही नहीं। यहाँ पर वे डेथ बेड रिग्रेट का जिक्र करते हैं। अक्सर जब लोग अंतिम समय में होते हैं तो उन्हें इस बात का पछतावा नहीं होता कि उन्होंने और पैसे क्यों नहीं कमाए, बल्कि उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने वो अनुभव क्यों नहीं जिए जो वो चाहते थे। जैसे किसी समुद्र में डुबकी लगाना, किसी प्रिय से दिल खोलकर बात करना या किसी की मदद करना। ये सारी चीजें पैसे से जुड़ी तो है, लेकिन इनका असर गहराई से जीवन को छूता है और जब वो मौका छूट जाता है तो वो अफसोस बनकर रह जाता है।
परकिंस इस अध्याय में एक विशेष रणनीति भी बताते हैं, डाई विद जीरो प्लानिंग कर्व। ये एक सोचने का ढांचा है जो हमें ये निर्धारित करने में मदद करता है कि किस उम्र में कितना खर्च करना चाहिए। उनका सुझाव है कि हम अपनी उम्र के अनुसार अपने पैसे के उपयोग को इस तरह से विभाजित करें कि वह सबसे ज्यादा अनुभवों में बदले। इसका मतलब ये है कि आप 30 की उम्र में ज्यादा एडवेंचरस और एक्सप्लोरेटिव खर्च करें, 50 की उम्र में मीनिंगफुल अनुभवों पर ध्यान दें और 70 के बाद अपनी जरूरतों को सिंपल रखें। वे कहते हैं कि हर उम्र का एक स्वाद होता है। आप जो 25 की उम्र में कर सकते हैं वो 65 में नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो। तो अगर आप युवा अवस्था में सिर्फ भविष्य की तैयारी में लगे हैं तो आप जीवन के सबसे अमूल्य अनुभवों को खो रहे हैं, और जो खो गया वो पैसा वापस नहीं ला सकता। इस अध्याय में एक और गहन विचार आता है, लेगेसी वर्सेस एक्सपीरियंस। परकिंस पूछते हैं, क्या आप एक स्मारक बनाना चाहते हैं या एक स्मरण? क्या लोग आपको इसलिए याद रखें कि आपने कितनी दौलत छोड़ी, या इसलिए कि आपने उनके साथ कितनी जिंदगी बांटी? ये सवाल हमें मजबूर करता है सोचने पर कि हमारा असली मूल्य क्या है। पैसे से स्मारक बन सकते हैं, लेकिन दिलों में जगह केवल अनुभवों से मिलती है। परकिंस उन लोगों से भी बात करते हैं जो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ रहा हूं। वह इस सोच को पूरी तरह गलत नहीं कहते, लेकिन सवाल उठाते हैं कि क्या बच्चों को पैसे की जरूरत तब नहीं है जब वे जवान होते हैं, करियर बना रहे होते हैं, घर खरीद रहे होते हैं? अगर आप 80 की उम्र में अपने बच्चों को करोड़ों की संपत्ति देकर जाएंगे तो शायद वह सिर्फ फाइनेंशियल इनहेरिटेंस होगी, लेकिन भावनात्मक विरासत नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप कुछ छोड़ना ही चाहते हैं तो उसे सही समय पर दें, ताकि वह वास्तव में उनके काम आ सके और आपके रिश्तों को भी गहराई दे। इस अध्याय का भावनात्मक चरम उस वक्त आता है जब परकिंस कहते हैं कि जीरो इज नॉट द गोल, इट्स द सिग्नल। इसका मतलब ये है कि जीरो पर मरना कोई स्कोर नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आपने अपने पैसे को बेकार नहीं जाने दिया। आपने उसे जीवन में बदला, यादों में बदला, रिश्तों में बदला। जीरो एक प्रतीक है इस बात का कि आपने इस जीवन को पूरी तरह निचोड़ लिया और अब आप खाली होकर जा रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। परकिंस कहते हैं कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। बीच में जो समय है वो हमें भरने के लिए मिला है, और अगर आपने उस समय को केवल सुरक्षा, डर और योजना में ही गुजार दिया तो आपने उस मौके को खो दिया जो आपको केवल एक बार मिलता है। इसलिए मरने से पहले जीरो पर पहुंचना कोई नुकसान नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि आपने अपने पैसे को जिंदगी में बदल दिया, और यही तो असली जीत है। चैप्टर 4, हाउ टू स्पेंड योर मनी विदाउट एक्चुअली हिटिंग जीरो बिफोर यू डाई। अगर कोई कहे कि तुम्हें अपने पैसों को इस तरह खर्च करना है कि जब तुम्हारी मृत्यु हो तब तुम्हारे पास कुछ भी न बचे, तो पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद डर, संदेह और एक सवाल, अगर मैं सब खर्च कर दूं तो जरूरत के समय क्या होगा? बिल परकिंस ने इस अध्याय में इसी डर को सामने लाया है और उसका समाधान भी दिया है। वो मानते हैं कि डाई विद जीरो का मतलब ये नहीं कि तुम लापरवाही से अपनी सारी दौलत उड़ा दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम इतनी समझदारी से और गणना के साथ अपने पैसे खर्च करो कि तुम जिंदगी भर उसका भरपूर आनंद ले सको और फिर भी जरूरी समय में किसी कमी का सामना न करना पड़े। यह अध्याय बहुत ही व्यवहारिक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रेरणाएं नहीं दी जाती, बल्कि साफ सुथरी रणनीति बताई जाती है कि कैसे इंसान अपने पैसे को इस तरह प्लान कर सकता है कि ना तो वो मरने तक बहुत कुछ बचा रह जाए और न ही जीते जी कोई अफसोस हो कि काश और होता। बिल शुरुआत करते हैं एक बहुत जरूरी अवधारणा से, लाइफ टाइम कंजम्पशन स्मूथिंग। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन के हर पड़ाव में एक स्थिर और संतुलित खर्च का अनुभव करें। न तो ऐसा हो कि आप जवानी में खुद को अनुभवों से वंचित रखें और बुढ़ापे में खर्च का कोई अर्थ ही ना रहे, और न ही ऐसा हो कि आप शुरुआत में ही सब कुछ उड़ा दें और आखिरी वर्षों में खाली हाथ रह जाएं। यह संतुलन लाना कठिन लग सकता है, लेकिन परकिंस बताते हैं कि ये संभव है अगर आप अपने जीवन की संभावनाओं को संख्याओं और समझदारी से देखें। वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने जीवन की संभावित लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझनी होगी। आप कब तक जी सकते हैं, इसका अनुमान लगाना पहला कदम है। जरूरी नहीं कि यह बिल्कुल सटीक हो, लेकिन सांख्यिकीय डेटा, आपके स्वास्थ्य, जीवन शैली, फैमिली हिस्ट्री आदि से इसका मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है। मान लीजिए आप मानते हैं कि आप 85 तक जिएंगे, तो अब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है, अपने पैसे को इस तरह खर्च करना कि 85 की उम्र तक धीरे धीरे वह समाप्त हो जाए। यह विचार पहली बार सुनने में असहज लग सकता है, लेकिन जब आप इसे गहराई से समझते हैं तो यह बहुत व्यावहारिक लगने लगता है। परकिंस सुझाव देते हैं कि आप किसी वित्तीय प्लानर की मदद लें या स्वयं ऐसे टूल्स का उपयोग करें जो आपके रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों, स्वास्थ्य व्यय
जीवन शैली, मुद्रास्फीति आदि को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित कर सकें कि किस उम्र में आपको कितना खर्च करना चाहिए। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का डर। परकिंस मानते हैं कि हम सभी के भीतर एक गहरी चिंता होती है। अगर कोई आपात स्थिति आ गई तो, अगर मैं 100 साल जी गया तो, इस डर के चलते हम पैसा बचाते रहते हैं, लेकिन इस डर की वजह से हम जिंदगी के वो लम्हे गंवा देते हैं जिन्हें जीना आज ज्यादा जरूरी था। यहाँ परकिंस एक रणनीतिक सलाह देते हैं, असली रिस्क को समझो, काल्पनिक नहीं। वे कहते हैं कि आपात स्थितियों के लिए इंश्योरेंस, हेल्थ प्लान और कुछ सीमित आपात निधि रखना पर्याप्त है, लेकिन बाकी सारा पैसा अगर डर के कारण यूं ही पड़ा रहे तो उसका अर्थ खत्म हो जाता है। वो कहते हैं कि अपने भविष्य के जोखिमों को क्वांटिफाई करो, संख्या दो, प्रतिशत निकालो और तब तय करो कि आपको कितना बचाना है और कितना खर्च करना है। डर के आधार पर नहीं, डेटा के आधार पर निर्णय लो। इस अध्याय में परकिंस एन्यूटाइजेशन नाम की एक वित्तीय अवधारणा का जिक्र करते हैं। यह एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो आपको आज एक मुश्त राशि जमा करने देता है और फिर वह आपको आपकी शेष जिंदगी तक हर साल एक फिक्स राशि देता है, जिससे आपके खर्च और जीवन यापन की योजना आसान हो जाती है। इससे आप निश्चिंत हो सकते हैं कि किसी भी उम्र में आपके पास जीने लायक राशि होगी, जबकि बाकी पैसा आप अनुभवों में खर्च कर सकते हैं। परकिंस इस बात को दोहराते हैं कि पैसे का उद्देश्य केवल अक्यूमुलेशन नहीं है, बल्कि फुलफिलमेंट है। इसलिए पैसा इस तरह से खर्च करना चाहिए कि वह आपके जीवन को भर दे, यादों, रिश्तों और संतोष से। वे यहाँ कहते हैं, डोंट एम टू डाई रिच, एम टू लिव रिचली। इसका अर्थ यह नहीं कि अमीर बनना गलत है, बल्कि यह कि अमीर बनकर भी गरीब की तरह जीना गलत है। इस अध्याय में वह एक और स्ट्रैटेजी साझा करते हैं, ईयरली स्पेंड डाउन टारगेट्स, यानी अपने हर साल का खर्च और बचत तय करना, जिसमें आपने यह निश्चित किया हो कि इस वर्ष आप कितनी रकम का उपयोग करेंगे, किस प्रकार के अनुभवों या जरूरतों के लिए। यह एक व्यावहारिक तरीका है जिससे आप पैसों के साथ एक इंटेंशनल जीवन जी सकते हैं। इसमें आप समय के साथ यह भी ट्रैक कर सकते हैं कि क्या आपने उन लक्ष्यों को पूरा किया जो आपने अनुभवों के लिए तय किए थे। इस अध्याय में परकिंस कुछ बेहद जरूरी मानसिक अवरोधों को भी तोड़ते हैं, जैसे कि पैसा बचाना एक पुण्य है। वो कहते हैं कि बचत तभी पुण्य है जब उसका उपयोग सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए हो। सिर्फ बचा लेना और उसे ना इस्तेमाल करना एक तरह से जीवन की संपत्ति को बर्बाद करना है। जो पैसा कभी उपयोग में ना आए वो जीवन में क्या योगदान देगा। वो एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति का जिसने जीवन भर कंजूसी की, न कहीं घूमने गया, न कभी खुले मन से अपने ऊपर खर्च किया, और जब 85 की उम्र में वो मरा तो उसके बैंक में करोड़ों रुपए थे, लेकिन वो खुद कभी महसूस नहीं कर पाया कि जीवन का असली सुख क्या होता है। दूसरी ओर एक और व्यक्ति था जिसने सोच समझकर अपने अनुभवों में पैसा लगाया, अपनों के साथ समय बिताया, यात्राएं की और यादें संजोई। उसके खाते में पैसा कम था, लेकिन उसका जीवन भावनाओं से भरा हुआ था। सवाल ये है, आप किसकी तरह मरना चाहेंगे? अध्याय का अंतिम भाग एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आता है, प्रेडिक्टेबल डिक्लाइन ऑफ यूटिलिटी। मतलब यह कि हर उम्र में पैसा अलग प्रभाव डालता है। 30 की उम्र में 1 लाख रुपए की उपयोगिता बहुत अलग होती है, 70 में उसकी कीमत बदल जाती है। इसलिए अपने पैसे को उम्र के हिसाब से सही स्थान देना जरूरी है। युवा अवस्था में ज्यादा खर्च करने से आपको यादें और जीवन की समझ मिलेगी, जो बाद में आपके निर्णयों में भी काम आएगी। वहीं बुढ़ापे में सीमित लेकिन स्थिर खर्च एक सहज जीवन के लिए पर्याप्त होता है। बिल परकिंस अंत में यही कहते हैं कि अगर आप समझदारी से, योजनाबद्ध और संतुलन के साथ अपने पैसे को खर्च करते हैं तो आप डाई विद जीरो के लक्ष्य को बिना डर, बिना गलती और बिना पछतावे के पा सकते हैं। जरूरत है तो बस ईमानदारी से अपने जीवन का मूल्यांकन करने की, सही गणना की और यह तय करने की कि आप क्या महसूस करना चाहते हैं, सुरक्षा या संतोष। क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा सुरक्षित रहना भी आपको उस जिंदगी से दूर कर देता है जिसे आप जीना चाहते थे। चैप्टर 5, व्हाट अबाउट द किड्स। जब कोई इंसान डाई विद जीरो जैसी फिलॉसफी अपनाने की बात करता है तो अक्सर एक सवाल सामने आता है जो पूरी योजना को जड़ से हिला सकता है, लेकिन बच्चों का क्या? क्या इसका मतलब ये है कि आप अपनी पूरी कमाई खुद पर खर्च कर दें और अपने बच्चों के लिए कुछ भी न छोड़ें? क्या ये स्वार्थी रवैया नहीं है? क्या ये पारंपरिक सोच के खिलाफ नहीं जाता, जिसमें माता पिता का कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दें, कुछ विरासत में छोड़ें, उन्हें एक मजबूत आर्थिक नींव दें? बिल परकिंस इस अध्याय में इस बेहद संवेदनशील लेकिन जरूरी सवाल का न केवल उत्तर देते हैं, बल्कि एक नई सोच भी प्रस्तुत करते हैं जो बच्चों और माता पिता दोनों के जीवन को बेहतर बना सकती है। बिल यह नहीं कहते कि अपने बच्चों को कुछ भी मत दो, लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि कब,
कितना और किस उद्देश्य से देना चाहिए? यही असली सवाल है। परंपरागत सोच कहती है कि आप अपने बच्चों को अपनी मौत के बाद सारी संपत्ति सौंप दें, लेकिन बिल कहते हैं कि यह अक्सर बहुत देर हो जाती है। सोचिए, जब कोई बच्चा 50 साल का हो चुका होता है और तब उसे अचानक 20-30 लाख रुपए की विरासत मिलती है, तब तक उसके जीवन के बड़े फैसले जैसे शिक्षा, करियर, शादी, बच्चे, घर लगभग हो चुके होते हैं। उस समय वो पैसे का प्रभाव सीमित हो जाता है। वो पैसे तब ज्यादा मदद करते जब वह व्यक्ति 25 या 30 का था, जब वह जीवन की बुनियादी जरूरतों और विकल्पों से जूझ रहा था। यहीं से बिल की मुख्य बात निकलकर सामने आती है, अपनी विरासत को अपनी मृत्यु से पहले ही दे दो। जी हाँ, गिव व्हाइल यू लिव। वह कहते हैं कि एक अच्छा माता पिता वह नहीं जो अपने बच्चों के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़कर मर जाए, बल्कि वह है जो अपनी जिंदगी में ही समझदारी से योजना बनाकर सही उम्र में बच्चों को मदद दे ताकि वे उसका वास्तविक लाभ उठा सके। बिल इसे टारगेटेड गिविंग कहते हैं, यानी कि आप अपने बच्चों की जरूरतों को समझकर उन्हें उन खास पड़ावों पर आर्थिक मदद करें जब उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि कॉलेज की फीस देना, पहली नौकरी में सहारा देना, घर की डाउन पेमेंट में मदद करना या कोई बिजनेस शुरू करने में मदद करना। ये वे मोड होते हैं जहां थोड़ी सी मदद पूरी दिशा बदल सकती है। एक 25 साल का युवा अगर 5 लाख की मदद से अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर सकता है, तो वह उसी 5 लाख से 55 साल की उम्र में कुछ खास नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही बिल एक और महत्वपूर्ण पहलू को सामने लाते हैं। अत्यधिक विरासत बच्चों के लिए जहर भी बन सकती है। जी हाँ, बहुत अधिक संपत्ति अक्सर बच्चों में जिम्मेदारी की भावना को खत्म कर देती है। वे खुद पर काम करने की बजाय माता पिता की दौलत पर निर्भर हो जाते हैं। वे जोखिम नहीं उठाते, मेहनत नहीं करते और खुद की पहचान नहीं बना पाते। यह न केवल उनके व्यक्तित्व के लिए हानिकारक है, बल्कि समाज में भी एक असंतुलन पैदा करता है, जहां कुछ लोग जन्म से ही विशेषाधिकारों से लैस होते हैं, जबकि अन्य संघर्ष कर रहे होते हैं। बिल का मानना है कि विरासत देने से पहले हमें यह विचार करना चाहिए, क्या यह उनके लिए पंख बनेगा या बेड़िया? अगर आपकी संपत्ति उनके अंदर जिम्मेदारी, स्वतंत्रता और प्रेरणा नहीं भर रही, तो वह उन्हें कमजोर बना रही है। इसलिए हमें बच्चों को न केवल पैसे देने की योजना बनानी चाहिए, बल्कि उन्हें पैसे को समझने, प्रबंधित करने और सम्मान देने की शिक्षा भी देनी चाहिए। अगर आपने बच्चों को समझदार, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी बनाया है, तो थोड़ी सी आर्थिक मदद भी उन्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। लेकिन अगर आपने उन्हें सिर्फ उपभोग की आदत सिखाई है, तो चाहे आप कितनी भी दौलत छोड़ जाएं, वह अंत में व्यर्थ हो जाएगी। इस अध्याय में बिल एक निजी उदाहरण भी साझा करते हैं, जहां उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक विशेष फंड तैयार किया था ताकि वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के दौरान स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सके। लेकिन उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि वो पैसा स्वतंत्रता दे, आलस्य नहीं। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की यह सोच ही डाई विद जीरो फिलॉसफी का सही विस्तार है। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए भी। एक और महत्वपूर्ण विचार जो बिल सामने रखते हैं वह है मृत्यु से पहले की योजना। जब हम मृत्यु के बाद संपत्ति ट्रांसफर की सोचते हैं, तो उसमें अनिश्चितता जुड़ी होती है। कब मरेंगे, कितनी दौलत बची रहेगी, टैक्स कितना कटेगा। लेकिन जब आप जिंदगी में ही योजना बनाकर बच्चों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लेते हैं, तो आप चीजों को नियंत्रित और व्यवस्थित कर सकते हैं। आप टैक्स को भी कम कर सकते हैं, बच्चों को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना सकते हैं। इससे परिवार में झगड़े भी कम होते हैं और विरासत देने का उद्देश्य भी स्पष्ट बना रहता है। बिल ये भी कहते हैं कि बहुत से माता पिता बच्चों को पैसे इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वे खुद बुढ़ापे में पैसे की कमी में न पड़ जाएं। यह डर स्वाभाविक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस डर का हल है स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। एक बार आप अपने रिटायरमेंट, हेल्थ केयर और अंतिम जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसे सुरक्षित कर लें, तो आप आसानी से यह योजना बना सकते हैं कि बची हुई दौलत का उपयोग कैसे किया जाए, खुद के अनुभवों में और बच्चों के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में। और अंत में बिल हमें यह याद दिलाते हैं कि प्यार और पैसे का रिश्ता जटिल होता है। बहुत बार माता पिता सोचते हैं कि अगर वे अपने बच्चों को पैसा नहीं देंगे तो वे उन्हें कम प्यार करते हैं। लेकिन प्यार को विरासत के साथ न तौला जाए। असली प्यार है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें अपने जीवन में सफल होने के साधन और सोच देना। और जब आप प्यार और समझ के साथ उन्हें सही समय पर सही आर्थिक सहयोग देते हैं, तो वह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी सबसे संतोषजनक अनुभव होता है। तो इस अध्याय का सार यही है, बच्चों के लिए कुछ छोड़ना बुरा नहीं है, लेकिन कब और कैसे छोड़ना है यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सचमुच अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, तो उन्हें जिंदगी में तभी सहायता दें जब वो उसे सबसे ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं,
यानी जवान उम्र में निर्णायक मोड़ों पर और सही शिक्षा और मूल्यों के साथ अपने जीवन को ऑप्टिमाइज करने की तरह अपने बच्चों की सहायता को भी ऑप्टिमाइज करना सीखिए। यही असली माता पिता का फर्ज है, विरासत देना नहीं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना। चैप्टर 6, बैलेंस योर लाइफ। जिंदगी को जीने का सबसे बड़ा रहस्य शायद इसी एक शब्द में छिपा है, बैलेंस। न सिर्फ खाने में, न सिर्फ काम और आराम के बीच, बल्कि अनुभव और कमाई के बीच, जोखिम और सुरक्षा के बीच, प्लानिंग और लचीलापन के बीच। बिल पर्किंस इस अध्याय में जिस बैलेंस की बात करते हैं वह वही संतुलन है जिसे अगर हम समझ लें और लागू कर लें तो जिंदगी में पछतावे की कोई जगह नहीं रह जाती। उन्होंने अब तक के अध्यायों में हमें यह समझाया कि जीवन के अनुभव सबसे मूल्यवान है और इन अनुभवों को समय रहते इकट्ठा करना जरूरी है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हम सब कुछ अभी अभी खर्च कर दें? क्या भविष्य के लिए कुछ भी न बचाएं? जवाब है नहीं। लेकिन क्या हम सिर्फ बचत करते रहें और अनुभवों को टालते जाएं? वह भी नहीं। सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है जहां जीवन का असली जादू छिपा है। पर्किंस यहां हमें बताना चाहते हैं कि जिंदगी को ऑप्टिमाइज करने की असली कुंजी यह समझने में है कि कब कौन सा निर्णय सही है। हमें न तो बहुत अधिक भविष्य की चिंता करनी है और न ही केवल आज में जीकर कल को बर्बाद करना है। उन्होंने एक उदाहरण के जरिए इसे और गहराई से समझाया। मान लीजिए आपके पास एक शानदार यात्रा करने का मौका है, लेकिन आप सिर्फ इस वजह से नहीं जाते कि आपको डर है कहीं पैसे खत्म ना हो जाएं। लेकिन वही यात्रा अगर 10 साल बाद करने की कोशिश करें तो हो सकता है स्वास्थ्य साथ न दे या वह अनुभव उतना रोमांचक न हो। ऐसे में आपने न केवल उस अवसर को खोया बल्कि जो यादें बन सकती थीं उन्हें भी खो दिया। यही है बैलेंस की शक्ति, यह जानना कि कब खर्च करना है, कब बचाना है, कब काम करना है और कब ब्रेक लेना है। बिल पर्किंस हमें नेट फुलफिलमेंट कर्व की कल्पना करने को कहते हैं। यह एक ग्राफ है जो दिखाता है कि कैसे किसी अनुभव से मिली खुशी समय के साथ घटती है और कैसे कुछ अनुभव अगर देर से किए जाएं तो उनकी वैल्यू लगभग खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए 25 साल की उम्र में ट्रेकिंग करने जाना और 55 साल की उम्र में जाना दो अलग अलग चीजें हैं। शारीरिक ऊर्जा, जोखिम लेने की क्षमता और नई चीजें सीखने की ललक समय के साथ बदल जाती है। इसी वजह से वे जोर देकर कहते हैं कि केवल पैसे को मैनेज करना काफी नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभवों का समय और गुणवत्ता भी प्लानिंग में शामिल होना चाहिए। इस अध्याय में उन्होंने जीवन को एक फाइनेंशियल इक्वेशन के बजाय एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की तरह देखने की बात की है। यानी कि हमें केवल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देखना है बल्कि रिटर्न ऑन एक्सपीरियंस यानी रो पर भी ध्यान देना है। इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कई बार किया है और इसका मतलब है कि हम जिन चीजों पर समय और पैसा खर्च करते हैं उनसे हमें कितनी भावनात्मक संतुष्टि मिलती है। यह पैसों से मापने वाली चीज नहीं है बल्कि उस मुस्कुराहट से मापी जाती है जो वर्षों बाद किसी फोटो को देखकर चेहरे पर आ जाती है। उस कहानी से मापी जाती है जो आप बार बार दोस्तों के बीच सुनाते हो। अब बात आती है कि इस बैलेंस को कैसे बनाया जाए। सबसे पहली बात जो पर्किंस कहते हैं वह यह है कि हमें समय की वैल्यू को पैसे की तरह ही देखना चाहिए। हम अक्सर पैसों की बचत और उपयोग की योजना बनाते हैं लेकिन समय को बिना किसी योजना के बहने देते हैं, जबकि असली नुकसान वही है क्योंकि पैसा तो वापस आ सकता है लेकिन समय नहीं। इसलिए पर्किंस सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन को टाइम बकेट्स में बांटिए, जैसे 20, 30, 30, 40, 40, 50 की उम्र के दशक। फिर सोचिए कि कौन से अनुभव किस बकेट में सबसे बेहतर होंगे और उन्हें उसी बकेट में रखने की कोशिश कीजिए। इससे आप न केवल प्लानिंग करना सीखेंगे बल्कि अनुभवों को भी सही समय पर जी पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है पैसे का फ्लो और आपकी हेल्थ का ग्राफ। एक समय ऐसा आता है जब आपके पास बहुत पैसा होता है लेकिन स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, फिर आप चाहकर भी उस पैसे का आनंद नहीं ले पाते। और वहीं दूसरी ओर एक समय ऐसा भी होता है जब आप युवा होते हैं, ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन पैसा नहीं होता या आप बहुत बचत करने में लगे रहते हैं। इस मिसमैच को ठीक करना ही असली बैलेंस है। इसके लिए पर्किंस कहते हैं कि हमें अपने जीवन के अलग अलग पड़ावों के लिए अलग अलग फाइनेंशियल और एक्सपीरियंस प्लान बनाने चाहिए। यह वन साइज फिट्स ऑल की तरह नहीं हो सकता। वे यह भी मानते हैं कि जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं जरूर होंगी, बीमारी, नौकरी जाना, आर्थिक मंदी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अनुभवों से बचें, बल्कि हमें जोखिम को समझते हुए लेकिन उससे डरते नहीं हुए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया कि जब हम बीमा लेते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि कुछ बुरा होगा ही। हम बीमा इसलिए लेते हैं ताकि अगर कुछ बुरा हो तो हम तैयार हों। उसी तरह जीवन के अनुभव भी बीमा के समान है। आपको नहीं पता कब जीवन छोटा हो जाए, लेकिन अगर आपने पहले ही उसे भरपूर जी लिया है तो अंत में कोई अफसोस नहीं होगा।
परकिंस यह स्पष्ट करते हैं कि बैलेंस एक स्थिर स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक डायनामिक यानी बदलती रहने वाली प्रक्रिया है। आज जो संतुलन आपको सही लगे वह 10 साल बाद गलत हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप समय समय पर अपने जीवन को फिर से जांचें, फिर से सोचें और फिर से संतुलन बनाएं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप न सिर्फ पैसे के हिसाब से बल्कि मानसिक रूप से भी अमीर बनेंगे। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है कि जिंदगी एक ट्रेड ऑफ है। हर हाँ के साथ एक ना आता है, हर चयन के साथ एक मौका चूकता है। आप हर चीज नहीं कर सकते, लेकिन जो भी करें वह पूरे दिल से करें और सही समय पर करें। तभी आप सचमुच कह पाएंगे कि मैंने जिंदगी को बेकार नहीं जाने दिया। परकिंस हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जीवन की गाड़ी को सिर्फ एक पहिए से नहीं चलाया जा सकता। अगर आपने केवल पैसों को महत्व दिया और अनुभवों को नजरअंदाज किया तो वो गाड़ी अधूरी रह जाएगी। और अगर आपने केवल मौज मस्ती की और भविष्य के लिए कुछ नहीं रखा तब भी वही होगा। जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा वही है जो दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलती है। इसलिए आज ही बैठ जाइए, कागज कलम उठाइए और सोचिए आपके लिए असली बैलेंस क्या है। कौन से अनुभव आप अगले साल चाहते हैं, किस चीज के लिए आपको अब और इंतजार नहीं करना चाहिए और किस खर्च को आप टाल सकते हैं ताकि उसका असर भविष्य में बेहतर हो। यह अध्याय केवल जानकारी नहीं देता, यह चुनौती देता है कि आप अपने जीवन की स्टीयरिंग खुद थामें और बैलेंस बनाकर वह जिंदगी जिए जो आप वाकई डिजर्व करते हैं। चैप्टर 7 स्टार्ट टू टाइम बकेट योर लाइफ। जैसे ही इंसान जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ता है उसके सामने हर मोड़ पर फैसलों की एक भीड़ खड़ी होती है। कहाँ जाना है, क्या करना है, किसे चुनना है और कब करना है। ज्यादातर लोग इन फैसलों को बिना किसी फ्रेमवर्क के बस परिस्थितियों के हिसाब से लेते हैं। लेकिन बिल परकिंस इस अध्याय में एक बिल्कुल नया और गहराई से सोचने वाला आइडिया पेश करते हैं, टाइम बकेटिंग का। ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि जिंदगी को डिजाइन करने का एक तरीका है जिससे हम अपने सीमित समय का अधिकतम लाभ उठा सकें और सुनिश्चित कर सकें कि कोई भी अनुभव अधूरा न रह जाए। बिल कहते हैं कि जब हम जीवन को सामान्य रूप से सोचते हैं तो हम अक्सर ये कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास अनंत समय है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा जीवन एक सीमित संसाधन है और हर वर्ष हर दशक हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। इस बात को गंभीरता से समझने के लिए टाइम बकेटिंग हमें मजबूर करता है। इस तकनीक में आप अपने जीवन को 5 या 10 साल के ब्लॉक्स में बांटते हैं। उदाहरण के लिए 20-30, 30-40, 40-50 आदि। फिर आप हर बकेट के लिए यह सोचते हैं कि उस उम्र के दौर में कौन से अनुभव संभव हैं और जरूरी हैं और कौन से अनुभव उस फेज में सबसे अधिक मूल्यवान होंगे। यह तरीका एक बहुत ही शक्तिशाली फ्रेमवर्क है क्योंकि यह हमें 2 बातों पर मजबूती से फोकस करता है। पहला, उम्र और क्षमता का सीमित दायरा और दूसरा, हर फेज के लिए सबसे उपयुक्त अनुभवों का चुनाव। उदाहरण के लिए आप 25 की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की योजना बना सकते हैं, लेकिन क्या 60 की उम्र में वो अनुभव वैसा ही संभव होगा? शायद नहीं। इसी तरह आप 50 की उम्र में बच्चों के साथ यूरोप ट्रिप प्लान कर सकते हैं, लेकिन 25 की उम्र में वो अनुभव आपके जीवन के स्टेज से मेल नहीं खा सकता। बिल अपने व्यक्तिगत अनुभवों से बताते हैं कि जब उन्होंने अपने जीवन को टाइम बकेट्स में बांटना शुरू किया तो उन्हें ये समझ में आया कि बहुत से अनुभव जो वे कभी भविष्य में करना चाहते थे, वे अनुभव दरअसल एक तय उम्र सीमा के भीतर ही सही मायने में संभव थे। इसलिए उन्होंने उन्हें टालने के बजाय समय रहते अंजाम देना शुरू किया। यह पद्धति न केवल प्रायोरिटीज को क्लियर करती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि कोई पछतावा न रहे। अब आप सोच सकते हैं कि क्या यह किसी डायरी या चार्ट जैसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल। बिल सुझाव देते हैं कि आप इसे सचमुच पेपर या डिजिटल फॉर्म में बनाएं। अपने जीवन के बकेट्स लिखें, जैसे 20, 30, 40, 40, 40, 40, 40, 50 और हर बकेट के नीचे लिखें कि आप किन किन अनुभवों को उस उम्र में जीना चाहते हैं। चाहे वह स्कूबा डाइविंग हो, विदेशी देश की यात्रा हो, खुद का बिजनेस खोलना हो, बच्चों के साथ समय बिताना हो या फिर किताब लिखना। हर अनुभव को उस बकेट में रखें जिसमें वह सबसे अधिक तर्कसंगत और मूल्यवान होगा। यहाँ एक दिलचस्प बिंदु यह है कि जब आप इस तरह की लिस्ट बनाते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत से अनुभव ऐसे हैं जिन्हें अगर आपने जल्द नहीं किया तो शायद आप कभी नहीं कर पाएंगे। कुछ अनुभव शारीरिक ऊर्जा की मांग करते हैं, कुछ मानसिक शांति की और कुछ तो बस एक खास समय की मांग करते हैं, जैसे अपने बच्चों के साथ उनकी बचपन की यादें बनाना। अगर आप इन अनुभवों को बाद में करेंगे कहकर टालते रहेंगे तो जीवन कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बिल एक और इमोशनल पहलू की ओर ध्यान दिलाते हैं कि समय सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि हमारे चाहने वालों का भी सीमित है। आपके माता पिता हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे और आपके दोस्त हमेशा समय नहीं निकाल पाएंगे।
इसलिए जब आप टाइम बकेट बनाते हैं तो आप न केवल अपने अनुभवों की योजना बनाते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को गहराई से जीने की भी रणनीति बनाते हैं। आप सोचते हैं कि कौन से बकेट में मुझे अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना है, कब दोस्तों के साथ ट्रैकिंग ट्रिप प्लान करनी है और कब खुद के साथ अकेले समय बिताना है। बिल यह भी सुझाव देते हैं कि आप हर साल एक बार अपने टाइम बकेट को रिव्यू करें। जीवन स्थिर नहीं होता, न तो हमारी प्राथमिकताएं और न ही हमारी परिस्थितियां। हो सकता है कि आपने 30-40 बकेट में जो योजना बनाई थी वो अब 40-50 बकेट में ज्यादा फिट हो, या फिर कोई ऐसा अनुभव हो जो आपने सोचा था कि बाद में करेंगे, लेकिन अब महसूस हो कि उसे अभी करना ज्यादा बेहतर रहेगा। यही इस तकनीक की खूबी है। यह लचीली है लेकिन साथ ही बहुत फोकस्ड भी। और अगर आपको ये सब बहुत कठिन या जटिल लग रहा है तो बिल परकिंस बहुत आसान सलाह देते हैं। बस शुरुआत करें, एक पेपर लें, उम्र के ब्लॉक्स लिखें और सोचें कि आपको अपनी जिंदगी में क्या क्या देखना, करना, सीखना, जीना है। चाहे आप 20 साल के हों या 60, टाइम बकेटिंग आपकी जिंदगी में स्पष्टता लाएगी, उद्देश्य देगी और आपको यह एहसास कराएगी कि आप अपने जीवन के सबसे कीमती संसाधन, समय और ऊर्जा को वाकई सही जगह लगा रहे हैं या नहीं। इस अध्याय का एक और गहरा संदेश यह है कि अनुभव केवल तभी यादगार बनते हैं जब उन्हें समय पर जिया जाए। देर कर देने से अनुभव का स्वाद फीका हो जाता है और बहुत बार वो अनुभव संभव ही नहीं रह जाता। इसीलिए बिल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि टाइम बकेट बनाना एक तरह का एक्शन प्लान है, अपने सपनों को साकार करने का, न कि उन्हें स्थगित करने का। जब आप अपने जीवन को इस तरह से बकेट्स में बांट कर देखते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि जिंदगी कोई लंबी लकीर नहीं है, बल्कि यह कई छोटे छोटे हिस्सों का संग्रह है, हर एक हिस्सा अपने उद्देश्य और सुंदरता के साथ। और अगर हम इन हिस्सों को समय रहते न समझे और न जिए तो पूरी तस्वीर अधूरी रह जाती। अंततः बिल कहते हैं कि टाइम बकेटिंग सिर्फ पैसे या अनुभवों की योजना नहीं है, यह आत्मबोध, जागरूकता और समय की सच्ची कीमत को समझने की एक प्रक्रिया है। यह एक जीवन जीने की कला है जो यह सुनिश्चित करती है कि जब आप अंत में पीछे मुड़कर देखें तो आपके पास पछताने की बजाय मुस्कुराने की वजह हो। चैप्टर 8, नो योर पीक। बचपन में हम गिरते हैं, उठते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं और बगैर किसी डर के हर चीज आजमाते हैं। फिर वक्त के साथ साथ हम समझदार बनते हैं, डरने लगते हैं, संकोच करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि कोई भी काम करने से पहले सही समय आना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सबसे अधिक सक्षम होते हैं? बिल परकिंस के मुताबिक यही वो पल होते हैं जिन्हें वे पीक मोमेंट्स या आपका शिखर कहते हैं। इस अध्याय में परकिंस हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन के इन शिखर पलों को पहचानना चाहिए और उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये क्षण कभी लौटकर नहीं आते। कई लोग सोचते हैं कि अनुभवों का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा समय रिटायरमेंट के बाद आता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। रिटायरमेंट के बाद आपके पास पैसा तो हो सकता है, लेकिन क्या वही ऊर्जा होगी? क्या आपके घुटनों में वही ताकत होगी जो माउंट एवरेस्ट ट्रेक पर चढ़ने के लिए चाहिए? क्या आप अपने बच्चों के साथ बैकपैकिंग ट्रिप पर उतनी ही मस्ती कर पाएंगे जितनी आप अपने 30वें साल में कर सकते थे? शायद नहीं। और यही वजह है कि परकिंस कहते हैं, अपना पीक पहचानो और उसके हिसाब से जीवन को प्लान करो। अब ये पीक हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए वो 30 की उम्र हो सकती है, किसी के लिए 40। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जिंदगी की प्राथमिकताएं क्या है। अगर आपका सपना है स्कूबा डाइविंग करना, तो ये काम तब कीजिए जब आपके शरीर में लचीलापन और ताकत हो। अगर आप अमेज़न जंगल में ट्रेक करना चाहते हैं तो उसे 65 की उम्र तक टालना शायद आपके सपने को मार देना होगा। परकिंस बार बार इस अध्याय में एक ही बात को गहराई से समझाते हैं। हर अनुभव की एक बेस्ट बाय डेट होती है, और अगर आपने उस अनुभव को सही समय पर नहीं लिया तो वो अनुभव कभी वैसा नहीं रह जाता जैसा वह होना चाहिए। परकिंस खुद का उदाहरण देते हैं जब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ हेलीकॉप्टर से ग्रैंड कैनियन देखने का प्लान बनाया। वह अनुभव न केवल एडवेंचरस था, बल्कि उन्होंने उसे तब किया जब उनके शरीर और मन में जोश था। यही बात वे बार बार दोहराते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ पल होते हैं जो कभी दोबारा नहीं आते, जैसे कोई संगीत कार्यक्रम जिसमें आप अपने पसंदीदा बैंड को लाइव सुनना चाहते हैं। वो बैंड हमेशा एक्टिव नहीं रहेगा, या फिर आपके माता पिता के साथ बिताए जाने वाले समय की गुणवत्ता वो उम्र के साथ घटती जाती है। इसलिए उन पलों को पहचानिए जो आपके लिए विशेष है और उन्हें जी भर कर जी लीजिए। इस अध्याय में एक गहरा सवाल भी उठाया गया है, क्या हम अपने जीवन को सिर्फ सेफली जीने के लिए डिजाइन कर रहे हैं? क्या हम बस इतना चाहते हैं कि कोई रिस्क न लें, कुछ नया न करें,
बस पैसा बचाते जाएं ताकि आखिरी समय में भूखे न मरे। परकिंस इस सोच को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपने अपने शिखर समय में अनुभव नहीं लिए तो आप खुद को जीवन का सबसे बड़ा उपहार देने से वंचित कर रहे हैं। आपने अपना सबसे अच्छा समय अपने ऑफिस डेस्क पर कंप्यूटर के सामने बैठकर गंवा दिया, और अब जब आप फुर्सत में हैं तो शरीर थक चुका है, आंखों में वो चमक नहीं है और मन में वह जोश नहीं रहा। शिखर पहचानना मतलब है कि आप समझे कि कौन से अनुभव, कौन से रिश्ते, कौन सी यात्राएं, कौन सी सीखें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और फिर उन्हें अपने जीवन की समय रेखा में सही जगह पर फिट करें। आप हर चीज किसी भी उम्र में नहीं कर सकते। आप 60 की उम्र में स्काई डाइविंग की प्लानिंग तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वही उत्साह होगा जो 30 की उम्र में होता? शायद नहीं। परकिंस इस बात को भी जोड़ते हैं कि बीमारी और बुढ़ापे का ग्राफ अचानक नहीं गिरता, वह धीरे धीरे नीचे आता है। मतलब ये कि हमें पहले से अनुमान लगाना होगा कि किस उम्र में हम क्या कर सकते हैं। इस अध्याय में एक खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आप और आपके पिता हर साल एक साथ ट्रिप पर जाते हैं। अब आपके पिता की उम्र 65 है और आपकी 35। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब ठीक रहा तो आप और आपके पिता साथ में ज्यादा से ज्यादा 10-15 ट्रिप्स ही कर पाएंगे बस। और अगर आपने 3 साल टाल दिए तो वो संख्या घटकर 12 से 9 रह जाएगी। अब सोचिए, क्या आप उन कीमती 3 ट्रिप्स को सिर्फ इसलिए खोना चाहेंगे क्योंकि आप बिजी थे या पैसे बचा रहे थे? ये गणना केवल संख्याओं की नहीं है, ये आपके जीवन की गुणवत्ता की गणना है। परकिंस हमें यह भी समझाते हैं कि सिर्फ शारीरिक पीक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक पीक भी होता है। जैसे कुछ लोग 30 की उम्र में सबसे तेज सीखते हैं, नए बिजनेस शुरू करने में सबसे अधिक आत्मविश्वास रखते हैं, तो किसी के लिए 40 की उम्र में नेटवर्क और अनुभव चरम पर होता है। तो जब आप पीक की बात करें तो अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर पहलू पर विचार करें। यह पहचानना कि कौन सा अनुभव किस उम्र में सबसे गहरा और सबसे प्रासंगिक होगा, यही है जीवन की रणनीति का असली कमाल। अंततः परकिंस इस अध्याय में यही कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन की सर्वोत्तम यादें बनाना चाहते हैं तो पहले पहचानिए कि आपकी ताकत और क्षमताओं का सर्वोच्च बिंदु कब है। फिर उन्हीं क्षणों में उन चीजों को कर लीजिए जो आपके दिल को खुशी देती हैं। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय और शारीरिक शक्ति वापस नहीं आती। इस दुनिया में सबसे कीमती संपत्ति समय और ऊर्जा है, और अगर आप उन्हें सही समय पर उपयोग नहीं करते तो सबसे बड़ी चूक वहीं होती है। तो अब खुद से पूछिए, क्या आपने अपने जीवन का पीक पहचाना है, और क्या आपने उस पीक पर वो किया है जो आप हमेशा से करना चाहते थे? अगर नहीं तो अभी भी देर नहीं हुई है। अपने अनुभवों को शेड्यूल करें, अपने जीवन के शिखरों को जिएं और जीवन को सिर्फ लंबा नहीं, गहरा और असली बनाएं। चैप्टर 9, बी बोल्ड नॉट फूलिश। जिंदगी का असली मजा उस वक्त आता है जब हम अपने डर को हराकर, जोखिम उठाकर कुछ ऐसा करते हैं जो हमें भीतर से जिंदा महसूस कराए। लेकिन हर रिस्क सही नहीं होता और हर बहादुरी समझदारी नहीं होती। इसी बारीक अंतर को समझाने के लिए बिल परकिंस इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में हमें बोल्ड कैसे बनना है, लेकिन साथ ही फूलिश यानी मूर्ख बनने से कैसे बचना है। यह अध्याय उन सभी के लिए जरूरी है जो साहसिक निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी संदेह और डर में उलझकर रह जाते हैं, या बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठा लेते हैं जो भविष्य में पछतावे की वजह बन जाता है। परकिंस बताते हैं कि बोल्ड होने का मतलब ये नहीं कि आप बिना किसी सोच विचार के बस छलांग लगा दो, बल्कि इसका मतलब है कि आप पूरी तैयारी के साथ जोखिमों का मूल्यांकन करते हुए अपने डर को पीछे छोड़कर वो काम करें जो आपकी जिंदगी को असल में समृद्ध बना सकते हैं। उन्होंने अपने कई व्यक्तिगत अनुभवों के जरिए इस बात को समझाया है कि कैसे उन्होंने कई बार जिंदगी में बड़े रिस्क लिए, कभी नौकरी छोड़ी, कभी नया करियर अपनाया, कभी जिंदगी की दिशा ही बदल दी, लेकिन हर बार उन्होंने एक गणना की हुई रणनीति के तहत फैसला किया, यानी हर बार उन्होंने बोल्डनेस को स्ट्रेटजी के साथ जोड़ा। इस अध्याय की शुरुआत में ही परकिंस एक दिलचस्प प्रश्न पूछते हैं, क्या आप अपनी जिंदगी में किसी मौके को गंवाने से ज्यादा डरते हैं या फिर उस मौके को लेकर असफल होने से? ज्यादातर लोग इस सवाल का उत्तर कभी सोचते ही नहीं, लेकिन यही सवाल हमारी जिंदगी के हर बड़े निर्णय के पीछे छिपा होता है। बहुत से लोग रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें विफलता से डर लगता है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जब वे रिस्क नहीं लेते तब भी वे कुछ खो रहे होते हैं। उन संभावनाओं को जो कभी हकीकत बन सकती थी, यानी डर के कारण आप न सिर्फ असफलता से बचते हैं बल्कि सफलता के भी दरवाजे बंद कर लेते हैं। परकिंस कहते हैं कि बहुत से लोग जब बूढ़े होते हैं तो उन्हें अपने द्वारा की गई गलतियों से ज्यादा अफसोस उन चीजों का होता है जो उन्होंने कभी की ही नहीं। वे मौके जो उन्होंने छोड़ दिए
वो रोमांच जो वे जी नहीं पाए, वो यात्राएं जो उन्होंने टाल दी, वो बातें जो वे कभी बोल नहीं पाए। इस अफसोस से बचने के लिए हमें बोल्ड बनना पड़ेगा। मतलब जो करना है वो डरते हुए भी करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी जोखिम को उठा लें बिना ये सोचे कि उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। इसलिए परकिंस फूलिश यानी मूर्खता और बोल्डनेस के बीच की रेखा को समझाते हैं। मूर्खता तब होती है जब आप संभावित नुकसान को अनदेखा करके सिर्फ उत्तेजना के लिए कोई फैसला लेते हैं, जैसे कि बिना अनुभव के अपना सारा पैसा क्रिप्टो में झोंक देना, या बिना योजना बनाए अपनी नौकरी छोड़ देना, या किसी ऐसे बिजनेस में लग जाना जिसमें आपको जरा भी जानकारी नहीं है। ऐसी हरकतें आपको क्षणिक रोमांच दे सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये आपके पूरे जीवन की दिशा बिगाड़ सकती हैं। परकिंस का मानना है कि बोल्डनेस का मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है, यानी आप रिस्क लें, लेकिन ऐसा रिस्क जिसे आप समझते हैं, जिसकी आपने तैयारी की है और जो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। वे कहते हैं कि ऐसे जोखिम जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, उन्हें टालना खुद के साथ अन्याय है। उदाहरण के लिए, कोई इंसान सालों से किसी और देश में रहने या वर्क हॉलिडे करने का सपना देख रहा है, लेकिन बस इस डर से नहीं जाता कि वहां जाकर क्या होगा। अगर वह उस अनुभव से जीवन भर प्रेरणा, ज्ञान और साहस पा सकता है, तो उसे ये रिस्क लेना ही चाहिए। एक और अहम बिंदु परकिंस इस अध्याय में ये उठाते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा रिस्क लेने का मापदंड बदलता है। जब हम जवान होते हैं, तब हमारे पास न केवल समय होता है अपने फैसलों को सुधारने का, बल्कि शरीर और मन की ताकत भी होती है कुछ नया और बड़ा करने की। इसीलिए बोल्ड फैसले जवानी में ज्यादा मायने रखते हैं, जैसे कि करियर चेंज करना, वर्ल्ड ट्रैवल पर जाना, स्टार्टअप शुरू करना या किसी नए रिश्ते में प्रवेश करना। लेकिन अगर यही फैसले हम 60 या 70 की उम्र में लेने की कोशिश करें, तो वे ज्यादा मुश्किल और रिस्की लग सकते हैं, क्योंकि तब हमारे पास ना ही वैसी एनर्जी होती है, ना ही समय। इसलिए परकिंस बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अपने बोल्ड फैसलों को अपनी उम्र के हिसाब से टाइम करें। अपनी जवानी में उन फैसलों को लें जो आपकी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़े, अपने अनुभव, ज्ञान और पूंजी के आधार पर समझदारी से जोखिम लें। इस तरह आप न केवल बोल्ड होंगे, बल्कि स्मार्ट भी होंगे। इस अध्याय में एक और विचार उभर कर आता है कि जीवन में जोखिम केवल आर्थिक या व्यावसायिक नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत भी होते हैं। जैसे किसी रिश्ते को शुरू करना, अपनी भावनाएं किसी के सामने रखना, किसी को माफ करना या खुद को माफ करना। ये भी साहसिक कदम है और इनके भी परिणाम होते हैं। लेकिन अगर आपने जीवन भर खुद को इनसे रोके रखा, तो आप शायद कभी गहराई से जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए जिंदगी में बोल्ड बनना केवल पैसा और करियर तक सीमित नहीं है, ये दिल और आत्मा से जुड़ा निर्णय है। परकिंस ने एक सटीक उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने खुद की बोल्डनेस को जांचने के लिए खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो क्या मैं इसे लेकर जीवन भर पछताऊंगा? अगर जवाब हाँ होता है, तो वे जानते थे कि यह काम करना ही है, डर के बावजूद। आप भी अपने फैसलों के सामने यह सवाल रख सकते हैं। ये एक नैतिक कंपास की तरह काम करता है, जो आपको बताता है कि आपका साहस कहाँ वाजिब है और कहाँ है। अंत में परकिंस कहते हैं कि बोल्ड बनने के लिए पहला कदम है अपने डर को पहचानना और उन्हें तर्क से चुनौती देना। डर ज्यादातर समय हमें भ्रमित करता है और संभावनाओं से दूर करता है, लेकिन जब हम डर को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि वो कितना असली या काल्पनिक है, तब हम उसे पार कर सकते हैं। हर बोल्ड इंसान के भीतर भी डर होता है। फर्क बस इतना होता है कि वो डर से रुकते नहीं, बल्कि उसी डर के साथ आगे बढ़ते हैं। बी बोल्ड नॉट फूलिश सिर्फ एक अध्याय नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि हमें साहसी बनना है, लेकिन समझदारी के साथ। हमें अनुभवों का पीछा करना है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। हमें ऐसे फैसले लेने हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध करें, लेकिन ऐसे नहीं कि वे हमें तबाह कर दें। इस अध्याय का संदेश सीधा है, जिंदगी एक बार मिलती है, और अगर हम अपने डर से पार नहीं पाए, तो हम कभी असली जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। चैप्टर 10 कंक्लूजन। एन इम्पॉसिबल टास्क, अ वर्दी गोल। जब जीवन की पहेली को सुलझाने की बात आती है, तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि हमें बस मेहनत करनी है, पैसे बचाने हैं और अंत में एक आरामदायक रिटायरमेंट की ओर बढ़ जाना है। लेकिन बिल परकिंस इस अध्याय में एक गहरी, लगभग क्रांतिकारी सोच के साथ इस पूरी मानसिकता को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि डाई विद जीरो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो 100% सही सटीकता से हासिल किया जा सके, बल्कि यह एक ऐसा आदर्श है, एक मार्गदर्शक सिद्धांत जो हमें बेहतर और पूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। और हाँ, यह एक नामुमकिन सा लगने वाला काम हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे समझदारी से अपनाएं, तो यह जिंदगी को बहुत ज्यादा अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकता है।
इस अध्याय की शुरुआत में बिल हमें यह स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि जीवन में अनिश्चितता एक स्थायी सच्चाई है। हम कभी भी यह ठीक नहीं जान सकते कि हम कब मरेंगे या हमारी हेल्थ कब बिगड़ेगी या जीवन हमें किस मोड़ पर ले जाएगा। इसी वजह से डाई विद जीरो को एक कठोर गणितीय लक्ष्य की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक दिशा की तरह देखा जाना चाहिए। एक ऐसा मार्ग जो हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करे कि हम अपने समय, ऊर्जा और पैसे को सबसे प्रभावशाली और सार्थक अनुभवों में कैसे बदल सकते हैं। परकिंस कहते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी को उस दिशा में ढालते हैं जहां हम ज्यादा अनुभव करते हैं, कम पछताते हैं और ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, तो हम भले ही शून्य तक न पहुंचे, लेकिन हम एक समृद्ध और संतोषजनक जिंदगी जरूर जी सकते हैं। इस अध्याय में बिल उस अंतर्निहित भय को भी संबोधित करते हैं जो बहुत से लोगों को घेरता है। अगर मैं बहुत खर्च कर दूं और बाद में मुझे जरूरत पड़ी तो। ये डर वाजिब है, लेकिन इस डर के कारण अगर आप अपने अनुभवों को लगातार टालते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास पैसे तो होंगे, लेकिन उन्हें जीने की न तो इच्छा होगी, न ऊर्जा और न ही शरीर। यही तो किताब का मूल संदेश है। अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपनी चेतना को बचाकर सिर्फ भविष्य के लिए न रखें, बल्कि उसे वर्तमान में लगाएं। वर्तमान ही सबसे सच्चा अवसर है। बी इंटेंशनल। यही बात इस अध्याय में बार बार सामने आती है। बिल कहते हैं कि अनुभवों में निवेश करने का मतलब केवल महंगे हॉलिडे या एडवेंचर ट्रिप्स नहीं है। इसका मतलब है हर उस मौके को जीना जो आपको खुद के करीब लाए, अपनों के करीब लाए, जीवन की सच्ची भावनाओं के करीब लाए। किसी गरीब दोस्त की शादी में शरीक होना, अपने बच्चों के साथ हर रात एक कहानी पढ़ना, अपने बूढ़े माता पिता को किसी यात्रा पर ले जाना। ये सारे पल छोटे दिखते हैं, लेकिन यही हैं वो अनुभव जो जिंदगी को यादगार बनाते हैं। एक और अहम बात जो इस अध्याय में सामने आती है वो है रिफ्लेक्शन, यानी आत्ममंथन। बिल परकिंस हमें सलाह देते हैं कि हम हर साल या हर कुछ सालों में पीछे मुड़कर जरूर देखें कि क्या हमने पिछले समय को जी भर के जिया या नहीं। क्या हम वही कर रहे हैं जो हमने करने का सपना देखा था? क्या हम हर उस चीज को टालते जा रहे हैं जिसे करने की ख्वाहिश हमें अंदर से बार बार खींचती है? आत्ममंथन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी को दिशा देने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। यह अध्याय खास तौर पर उस इंसानी प्रवृत्ति को भी उजागर करता है जिसमें हम सुरक्षा को साहस से ज्यादा अहमियत देते हैं। परकिंस मानते हैं कि हाँ, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ सेफ्टी नेट बनाने में ही अपनी सारी जिंदगी लगा देंगे तो हम कभी उस झूले पर बैठ ही नहीं पाएंगे जहां जिंदगी हवा में खुलकर मुस्कुराती है। वह बार बार कहते हैं, बी बोल्ड नॉट फूलिश, मतलब बिना सोचे समझे जोखिम मत लो, लेकिन डर के कारण अपने सपनों को दफन मत करो। आखिर में बिल हमें यह समझाते हैं कि डाई विद जीरो की सोच कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक फ्रेमवर्क है। यह हमें बार बार टटोलने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम सचमुच जी रहे हैं या सिर्फ जिंदा हैं? क्या हम अपनी दौलत का उपयोग जीवन को निखारने में कर रहे हैं या बस उसे जोड़ने की दौड़ में लगे हैं? क्या हमारे फैसले हमें अनुभवों की ओर ले जा रहे हैं या अफसोसों की ओर? और फिर आता है वो अहम मोड़ जहां परकिंस एक बेहद सच्चा और मानवीय सवाल उठाते हैं। What will you regret not doing when you are old and unable? ये सवाल किसी लिस्ट से नहीं आता, ये आपके दिल से आता है। हर इंसान के लिए इसका जवाब अलग होगा, लेकिन जो चीज कॉमन है वो है इसका महत्व। ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम उन चीजों को अभी करना शुरू करें जिन्हें हमने टाल रखा है, क्योंकि एक दिन आएगा जब हमारे पास मौका नहीं होगा, नहीं वक्त, नहीं शक्ति। परकिंस हमें याद दिलाते हैं कि हर साल हमारे जीवन का सिर्फ एक भाग नहीं है, वो हमारे अनुभवों का एक अनमोल अवसर है, और अगर हमने उस अवसर को खो दिया तो वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हर साल, हर दशक को सोच समझकर डिजाइन करना चाहिए। इस डिजाइनिंग में शामिल होनी चाहिए साहस, समझदारी, प्रेम, जुड़ाव और सबसे ज्यादा इरादा। अध्याय के अंत में बिल यह भी कहते हैं कि डाई विद जीरो कोई जजमेंटल टूल नहीं है। यह आपको शर्मिंदा करने नहीं आया कि आपने कितना खर्च किया या कितना बचाया, बल्कि यह एक आईना है जिसमें आप अपनी जिंदगी को देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि क्या आप अपने मूल्यों और सपनों के अनुरूप जी रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपके पास अभी समय है, अभी ऊर्जा है, अभी अवसर है इस सोच को अपनाने और अपने जीवन की दिशा को बेहतर बनाने का। इस अध्याय के माध्यम से बिल परकिंस हमसे एक वादा नहीं बल्कि एक निमंत्रण साझा करते, एक ऐसा निमंत्रण जो हमें साधारण जीवन से असाधारण अनुभवों की ओर ले जाता है। ये एक ऐसा उद्देश्य है जो सुनने में भले ही असंभव लगे, लेकिन अगर आप इसके पीछे की भावना को समझें तो यह सबसे योग्य, सबसे सार्थक लक्ष्य बन जाता है। एक ऐसी जिंदगी जीना जो सिर्फ लंबी ना हो बल्कि गहरी हो, रंगीन हो
और पूरी तरह से हमारी अपनी हो। तो दोस्तों, अब जब हमने डाई विद जीरो का आखिरी चैप्टर भी पूरा कर लिया है, अब वक्त है एक गहरी सांस लेकर इस पूरे सफर को एक बार फिर से महसूस करने का। बिल पर्किंस की इस किताब ने हमें न केवल पैसे के बारे में बल्कि जिंदगी को जीने के तरीके के बारे में भी एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। इस किताब ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी सिर्फ कमाने और बचाने के लिए नहीं है, बल्कि जीने, अनुभव करने और उन यादों को संजोने के लिए है जो आखिर में हमारे चेहरे पर मुस्कान बनकर रह जाती है। एक तरफ हम समाज के उस ढांचे में बंधे हैं जो हमें सिखाता है कि जितना ज्यादा जमा करोगे उतने सफल कहलाओगे, लेकिन डाई विद जीरो इस सोच को पलटता है। ये कहता है कि असली सफलता तब है जब हम न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी जिए और उन अनुभवों में निवेश करें जो हमारी आत्मा को छू लें। बिल पर्किंस ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हमें अपने जीवन को टाइम बकेट्स में बांटना चाहिए, ये सोचकर नहीं कि हम हमेशा जवान रहेंगे, बल्कि इस सच्चाई को समझकर कि हर उम्र की अपनी सीमाएं और संभावनाएं होती हैं। उन्होंने हमें बताया कि हेल्थ, टाइम और मनी, ये तीनों संसाधन एक साथ कभी नहीं मिलते और इसी वजह से समझदारी से ये तय करना बेहद जरूरी है कि किस वक्त किस चीज पर ध्यान देना है। इस किताब ने यह भी समझाया कि बच्चों के लिए विरासत सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि यादों और समय में होनी चाहिए, और यह कि बोल्ड बनने का मतलब फूलिश होना नहीं है, बल्कि कैलकुलेटेड और कॉन्शियस डिसीजंस लेना है ताकि हम न पछताएं, न अफसोस करें। इस सफर के दौरान हमने जाना कि कैसे बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी उस वक्त का इंतजार करते रहते हैं जब वे सेटल हो जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे, लेकिन वो दिन आता नहीं, या आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए यह किताब हमें बार बार जगाती है और कहती है, अभी जियो, आज जियो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। यही सोच डाई विद जीरो का असली सार है और यही इसका सबसे बड़ा तोहफा भी। अब सवाल यह है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? क्या आप फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएंगे, पैसे बचाने, एक्स्ट्रा काम करने और हर अनुभव को टालने की उस आदत में जो हमें सिर्फ एक संख्या बना देती है? या फिर आप सच में अपनी जिंदगी को रिडिजाइन करेंगे? क्या आप अपनी टाइम बकेट लिस्ट बनाएंगे, अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करेंगे और हर उस चीज की तरफ बढ़ेंगे जो आपको जिंदा महसूस कराती है? क्योंकि यकीन मानिए, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी और जो मौका आज आपके सामने है वो कल शायद आपके शरीर या हालात में न हो। इस किताब ने हमें यह भी सिखाया कि पैसा एक टूल है, कोई मंजिल नहीं, और अगर उस टूल का इस्तेमाल आपने सही समय पर सही जगह नहीं किया तो वह सिर्फ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगा। याद रखिए, जीने का मतलब सिर्फ सांसें लेना नहीं बल्कि हर उस पल को गले लगाना है जो हमारे भीतर जुनून और उमंग भर दे। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपने जीवन को इस नए नजरिए से देखिए, जोश के साथ, जागरूकता के साथ और इस सोच के साथ कि जब हमारी कहानी खत्म हो तो हम पूरे यकीन से कह सकें, मैंने हर वो चीज कर ली जो मुझे करनी चाहिए थी और अब मेरे पास देने के लिए सिर्फ जीरो नहीं बल्कि अनगिनत यादें, अनुभव और मुस्कानें हैं जो मेरे साथ इस दुनिया से जा रही हैं। अगर इस समरी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपके लिए इस किताब का सबसे इम्पैक्टफुल लेसन क्या था, और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो जिंदगी को अब भी केवल बचाने में लगे हैं, जीने की बजाय। और अगर आप ऐसी ही और किताबों की यूट्यूब फ्रेंडली समरी चाहते हैं जो सिर्फ ध्यान न दे बल्कि सोच बदल दे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही वो जगह है जहां हर हफ्ते आपकी सोच की दुनिया एक कदम और आगे बढ़ती है।